झारखंड अलग होने के पीछे क्या संघर्ष है, क्या कहानी है, क्या इतिहास है, इसके बारे में झारखंड के लोगों को जरूर जानना चाहिए और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार, सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। कल है झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर। जी हाँ, 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड बिहार से अलग हुआ था और एक नया राज्य बना था। झारखंड स्थापना दिवस से ठीक 4 दिन पहले 11 नवंबर को एक बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई हमारे राज्य के लिए, जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। वह ऐतिहासिक घटना ये है कि हमारे झारखंड राज्य के लिए 1932 का खतियान विधानसभा से पास कर दिया गया है। अब यहाँ के स्थानीय लोग उन्हीं को माना जाएगा जिनके पास 1932 का खतियान होगा। ये झारखंड वासियों के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये आगे चल करके कानूनी मुहूर्त रूप कब लेता है। तो आप सभी झारखंड वासियों को 1932 खतियान के पास होने के उपलक्ष्य में ढेर सारी हमारे चैनल सफ़र 24 की ओर से बधाई। लेकिन आज हम 1932 के खतियान के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमारे झारखंड को अलग राज्य झारखंड का दर्जा दिलाने में जो आंदोलन हुआ और जो संघर्ष हुआ और जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन वीर सपूतों ने संघर्ष किया झारखंड को अलग पहचान दिलाने का, उसके बारे में थोड़ा सा सारांश में आज इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड स्थापना के 22 साल पूरे हो गए हैं। इन 22 वर्षों में राज्य ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। पहले 14 वर्षों में झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता रही, लेकिन 2014 के बाद झारखंड में स्थिर सरकार बननी शुरू हुई। चलिए आज जानते हैं झारखंड स्थापना दिवस के इस मौके पर झारखंड बनने की पूरी कहानी। झारखंड शब्द की उत्पत्ति जाहिर खोंड से हुई है, जिसका अर्थ होता है साल पेड़ों का पवित्र कुंज, जहां आदिवासी लोग माता प्रकृति की पूजा करते हैं। भारत का छोटा नागपुर का पठार और इसके आसपास का पूरा क्षेत्र झारखंड के नाम से जाना जाता है। झारखंड शब्द का प्रयोग लगभग 400 साल पहले 16वीं शताब्दी में हुआ था। झारखंड में कई भाषाएं बोली जाती है, परंतु मुख्य रूप से नागपुरी, कुड़माली, मुंडारी, हो, संथाली, भूमिज, खड़िया तथा खोटा भाषा बोली जाती है। झारखंड अलग राज्य के मांग की आहट 20वीं सदी के शुरुआत में ही हो गई थी, जब 1845 में पहली बार यहाँ ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ था। तब इस क्षेत्र में एक बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन और उथल पुथल शुरू हो गया जब ईसाई मिशनरियों का झारखंड में आगमन हुआ। आदिवासी समुदाय को ईसाई बनाने के लिए ईसाई मिशनरियाँ जोर शोर से लग गईं और वे आदिवासी समुदाय के एक बड़े और महत्वपूर्ण हिस्से को ईसाई बनाने में सफल भी रहे। उन्होंने लोगों के लिए क्षेत्र में ईसाई स्कूल और अस्पताल खोले, जिसके कारण अधिक संख्या में लोग इस धर्म से जुड़ते चले गए। लेकिन इसमें एक अलग बात थी। अलग बात क्या थी कि ईसाई धर्म बड़े पैमाने पर धर्मांतरण अपना किए, परंतु उसके बावजूद भी आदिवासियों ने अपनी पारंपरिक धार्मिक आस्था को बनाए रखा। जी हाँ, ये एक अलग बात थी। झारखंड अलग राज्य मांग का एक दूसरा पहलू भी है। झारखंड एक खनिज पदार्थों से संपन्न प्रदेश है, जिसका खामियाजा इस क्षेत्र के आदिवासियों और पिछड़ों को लगातार चुकाना पड़ा है। यह क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र है। यहाँ कोयला, लोहा, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर इत्यादि जैसे खनिज बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। आपको बता दें, यहाँ कोयले की खुदाई पहली बार 1856 में शुरू हुई और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना भी 1907 में जमशेदपुर में हो गई थी। 1907 में ही। इसके बावजूद कभी केंद्र और कभी राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र की प्रगति पर ध्यान नहीं दिया गया। 1947 में भारत आज़ादी के बाद औद्योगिक विकास पर काफ़ी ध्यान दिया गया, लेकिन सरकारी नीति के तहत भारत सरकार द्वारा स्थानीय लोगों की ज़मीनें बगैर उचित मुआवजे के कंपनियों को दे दिया जाने लगा। दूसरी तरफ सरकार का यह मानना था कि चूंकि वहाँ की ज़मीनें यानी झारखंड की ज़मीनें बहुत उपजाऊ नहीं हैं, इसीलिए यहाँ औद्योगिक राष्ट्रीय हित के लिए और स्थानीय लोगों के हित के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे नज़र में सरकार का यह मानना कि झारखंड की ज़मीनें उपजाऊ नहीं है सरासर गलत है। जी हाँ, झारखंड की ज़मीनें बहुत उपजाऊ है और यहाँ सभी तरह की फसलें उपजाई जाती हैं। खैर, औद्योगिकरण का नतीजा यह हुआ कि यहाँ बाहरी लोगों का दखल बढ़ता गया और बड़ी संख्या में लोग कारखानों में काम के लिए यहाँ आने लगे। इससे यहाँ के स्थानीय लोगों में असंतोष की भावना उभरने लगी, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे थे, उन लोगों को नौकरी मिल रही थी, यहाँ के लोगों पर जुल्म होना शुरू हुआ। तो इस तरह से असंतोष स्थानीय लोगों में बढ़ा, भेदभाव भी बढ़ा
और इसलिए 1971 में राष्ट्रीय खनन नीति बनाई गई। लेकिन इस खनन नीति का भी यहाँ के लोगों पर कोई खास लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि भूमि अधिग्रहण केवल उद्योगों के लिए नहीं बल्कि सरकारी भवनों, बांधों इत्यादि के लिए भी किया जाने लगा। लेकिन आपको बता दें कि जितने भी बांध बनाए गए बिजली उत्पादन के लिए, बहुत कम हिस्से ही झारखंड के हिस्से में आई बिजली। यानी जो झारखंड में बांध बनाए गए, डैम बनाए गए, उससे जो बिजली उत्पादन किया गया उसका बहुत नाम मात्र का हिस्सा झारखंड को मिलता है, बाकी सब बाहर सप्लाई हो जाता है। इसके अलावा और बर्बादी क्या हुई? पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचा। जी हाँ, झारखंड के जंगलों को उजाड़ दिया गया। कंपनियों और सरकार ने वन रोपण के नाम पर केवल खाना पूर्ति की और कुछ नहीं। झारखंड अलग राज्य के मांग के संघर्ष को अगर आप जानना चाहते हैं तो 1938 से 2000 ईस्वी तक का झारखंड अलग राज्य मांग को लेकर को जो आंदोलन हुआ उसका सफ़र कैसा रहा, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए 1938 से 2000 ईस्वी तक का आपको आंदोलन का पूरा सफ़र बताते हैं सारांश में। सबसे पहले बात करेंगे जयपाल सिंह मुंडा। जी हाँ, जयपाल सिंह मुंडा राजनीतिक स्तर पर 1938 में झारखंड पार्टी का गठन किए। जी हाँ, जो पहले आम चुनाव में सभी आदिवासी जिलों में पूरी तरह से एक दबंग पार्टी के रूप में इनकी पार्टी उभरी। फिर जब राज्य पुनर्गठन बना तो झारखंड की मांग होने लगी। अलग झारखंड की मांग में तत्कालीन बिहार के अलावा उड़ीसा और बंगाल का भी क्षेत्र शामिल किया गया था। यहाँ समझने वाली बात यह है कि आयोग ने उस क्षेत्र में कोई एक आम भाषा न होने के कारण यह बात बताकर कि आप लोग के क्षेत्र में कोई एक भाषा नहीं है, इसके वजह से झारखंड अलग राज्य मांग के जो दावा था उसको खारिज कर दिया गया। 1950 के दशकों में झारखंड पार्टी बिहार में सबसे बड़ी विपक्षी दल की भूमिका निभाई, लेकिन धीरे धीरे जब यह पार्टी खत्म होती चली गई। आंदोलन को सबसे बड़ा आघात तब पहुंचा झारखंड राज्य अलग की मांग का आंदोलन को जब 1963 में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी को बिना अन्य सदस्यों से विचार विमर्श किए कांग्रेस में मिला दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटा नागपुर क्षेत्र में कई छोटे झारखंड नामधारी दलों का उदय हुआ और जो आमतौर पर विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। झारखंड अलग राज्य आंदोलन में विनोद बिहारी महतो को कभी भुलाया नहीं जा सकता। चलिए विनोद बिहारी महतो के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि उनका योगदान क्या था। विनोद बिहारी महतो का जन्म 23 सितंबर 1923 को धनबाद जिला के बालीपुर प्रखंड में हुआ था। उनका जन्म कुर्मी महतो परिवार में हुआ था। उनके पिता किसान थे। वे एक वकील और राजनीतिज्ञ थे। विनोद बिहारी महतो झारखंड की संस्कृति के बहुत बड़े प्रेमी थे। उन्हें झारखंड के धरोहर, संस्कृति, त्योहारों, गीतों से बड़ा प्यार था। आपको बता दें कि वे 25 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे। बाद में 1972 ईस्वी को विनोद बिहारी महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया और 1973 में शिबू सोरेन को सचिव बनाया। उसके बाद पार्टी के बैनर तले झारखंड अलग राज्य के लिए महाआंदोलन का आगाज हुआ। इस महाआंदोलन में निर्मल महतो का क्या योगदान था ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि निर्मल महतो का बिना चर्चा किए हुए झारखंड अलग राज्य के आंदोलन का जो संघर्ष है, जो समय है, वो अधूरा रह जाएगा। तो चलिए निर्मल महतो के बारे में छोटा सा परिचय जानते हैं। निर्मल महतो का जन्म 25 दिसंबर 1950 ईस्वी को झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में हुआ था। पढ़ाई के साथ साथ उनकी राजनीति में भी काफ़ी रुचि थी। सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले निर्मल महतो ने झारखंड अलग राज्य के लिए चलाए गए आंदोलन में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। झारखंड के दिसोम गुरु शिबू सोरेन, जिनको दिसोम गुरु कहा जाता है, उनके आक्रामक छवि से काफ़ी प्रभावित थे। आपको बता दें कि जो निर्मल महतो थे वो काफ़ी आक्रामक छवि के थे, डरते नहीं थे, डट कर किसी का सामना करते थे। 1986 में जब निर्मल महतो ने ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की स्थापना की, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन जो पार्टी अभी भी है, यानी आजसू जिसको बोलते हैं, इसकी स्थापना की निर्मल महतो ने, तो झारखंड अलग राज्य के लिए इसके अपने पार्टी के जरिए कई आंदोलन किया। वर्तमान में जो आजसू पार्टी है उसके केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो हैं झारखंड में। झारखंड के कई वीर पुरुषों के लगातार झारखंड अलग राज्य की मांग के आंदोलन को इतना धारदार बना दिया गया कि लालू यादव भी घुटनों पर आ गए। जी हाँ, लालू यादव कैसे घुटनों पर आ गए यह मैं आपको बताऊंगा।
और अंततः 1995 में बिहार सरकार ने 180 सदस्यों वाली झारखंड स्वायत्तशासी परिषद की स्थापना कर दी और फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन बिल के पास होने के साथ ही झारखंड को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। यहाँ पर मैंने एक बात कही कि झारखंड आंदोलन में लालू यादव घुटनों पर आ गए। ये मेरा कहने का तात्पर्य क्या था और मैंने क्यों कहा, ये मैं क्लियर करता हूँ। उस समय के बिहार के राजनीतिक में लालू यादव जो थे वो धाकड़ नेता थे, मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कह दिया था कि झारखंड अगर अलग होगा तो हमारी लाश पर होगा, यानी कि झारखंड हम अलग होने नहीं देंगे। ऐसा क्यों कह रहे थे? ऐसा कहने के पीछे कारण ये था कि झारखंड में बिहार के अलावा जो झारखंड का जो क्षेत्र था, सारे खनिज पदार्थ लगभग इधर ही थे। तो लालू यादव सोचते थे कि अगर झारखंड अलग हो गया तो बिहार का कलेजा अलग हो जाएगा, आय का स्रोत अलग हो जाएगा, तो इसलिए वो अलग होने देना नहीं चाहते थे। लेकिन चूंकि झारखंडी लोग पिसा रहे थे, इधर के लोगों को फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा था, इसीलिए लोग लगातार झारखंड की मांग करते रहे और अंततः इतना ज़बरदस्त आंदोलन लगातार हुआ कि झारखंड को अलग राज्य का दर्जा देना पड़ा और लालू यादव को भी घुटनों पर आना पड़ा। तो मैंने संक्षेप में बताया, बहुत बड़ा इतिहास है झारखंड राज्य अलग का प्राप्त करने का, आंदोलन का, लेकिन मैंने छोटा सा एक भाग बताया आपको। आप लोगों को जानना चाहिए, जो लोग झारखंड में रहते हैं उन लोगों को जानना चाहिए कि झारखंड अलग होने के पीछे क्या कहानी है, क्या संघर्ष है। झारखंड अलग राज्य होने का जो कहानी है हम तो सारांश में बता दिए, लेकिन इसमें शिबू सोरेन एक मुख्य किरदार के रूप में थे, जिनकी चर्चा हम छोटे से समय में नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका संघर्ष बहुत बड़ा रहा। तो आप लोग को मैं बता दूं कि शिबू सोरेन के बारे में एक टॉपिक अलग ही है, एक दिन मैं स्पेशल शिबू सोरेन का जो संघर्षशील इतिहास है, उनका जीवन है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। एक बात कहना चाहूँगा कि झारखंड में 1932 का खतियान झारखंड विधानसभा से 11 नवंबर को पास कर दिया गया है। जी हाँ, लेकिन अब देखिए विधानसभा से तो ये पास हो गया है, अब आगे केंद्र में जाएगा, 9वीं अनुसूची में शामिल करना है। आगे की राह भी बड़ी कठिन है। आप लोग इस 1932 के खतियान के साथ सपोर्ट में पूरे झारखंड वासी रहें, ये हमारा अनुरोध होगा। धन्यवाद।